हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को। अब तक हम आपका पॉलिटी और हिस्ट्री काफ़ी कवर कर चुके हैं। हिस्ट्री तो आपका ऑलमोस्ट कवर हो गया है, तो अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर ज़रूर से देखिए। और आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो अंदर से होलो नहीं है, यानी वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आपका कोर, फिर मेंटल और फिर क्रस्ट, है ना। अब देखिए, हमें अर्थ का जो इंटीरियर है उसके बारे में जानने की आखिर ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो डिफरेंट जियोफिजिकल फिनोमिनाज हम ऑब्जर्व करते हैं, आपका अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनोज हो गए, सुनामीज हो गई, या फिर आपके लैंडफॉर्म्स हो गए, तो ये सभी आखिर ओरिजिनेट कैसे हो रहे हैं? क्योंकि ये जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं ये ह्यूमन लाइफ को काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि हम इन सभी फिनोमिनास को पढ़ पाएँ। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से जो सोर्सेस हैं जिनके थ्रू हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है? पहले हैं आपके डायरेक्ट सोर्सेस और दूसरे हैं आपके इनडायरेक्ट सोर्सेस। अगर हम डायरेक्ट सोर्सेस की बात करें तो वो हैं आपके माइनिंग, ड्रिलिंग और आपके वोल्केनिक इरप्शंस। अभी तक जो मतलब हाईएस्ट डेप्थ पर यानी लोअर डेप्थ पर जो हम माइनिंग कर पाए हैं वो है आपकी अब तक 3 to 4 किलोमीटर्स, यानी इससे ज़्यादा माइनिंग हम अभी तक यहाँ पे नहीं कर पाए हैं। अगर आपके ड्रिलिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो जो सबसे डीपेस्ट ड्रिल अभी तक हुआ है वो आपका कोला ड्रिल हुआ है ये, और ये जो प्रोजेक्ट है वो लीड किया था आपकी रशिया ने। ठीक है, यानी अब देखिए होता ये है कि जैसे जैसे आप अर्थ के इंटीरियर में नीचे की तरफ जलते चले जाते हैं, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो यानी जो भी आपकी मशीन्स है वो भी तो आपके किसी न किसी मेटल से ही बनी हुई हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वो जो मशीन्स है वो मेल्ट होने लग जाती हैं, यानी उससे ज़्यादा डीप ड्रिल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए अभी तक यहाँ पे सिर्फ हम 12 किलोमीटर तक ही यहाँ पे ड्रिल कर पाए हैं। थर्ड जो आपका यहाँ पे हमें एविडेंस है वो है आपके वोल्केनिक एरप्शंस। देखिए, जब आपका कोई भी वोल्केनो एरप्ट होता है तो एस्थेनोस्फेयर की लेयर में जो भी मैग्मा है, जो भी पायरोक्लास्टिक डेब्रिस है, या जितने भी मेटल्स उस लेयर में प्रेजेंट हैं, वो इस वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। और जब हम बाहर आता है ये मैग्मा तो लावा बन जाता है और फिर धीरे धीरे कूल डाउन हो जाता है, रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब हम इन रॉक्स को स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा, अर्थ की लेयर में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और अर्थ की कौन कौन सी लेयर में कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। और अगर हम फिर बात करें आपके इनडायरेक्ट सोर्सेज की, तो देखिए जो सबसे पहला इनडायरेक्ट सोर्सेज हमें यहाँ पे मिलता है वो है आपके मीटियोराइट्स। ठीक है, अब देखिए ये मीटियोराइट्स क्या हैं? अगर आपने अर्थ के ओरिजिन की थ्योरी पढ़ी है, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है, वो है आपकी बिग बैंग थ्योरी, कि पहले जो एक ही सेलेस्टियल बॉडी एग्जिस्ट करती थी, फिर एक कोलिजन होता है यहाँ पर, और फिर वो जो सेलेस्टियल बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाती है और आपका सन बनता है, आपके डिफरेंट प्लैनेट्स यहाँ पे बनते हैं, एस्टेरॉइड्स बनते हैं, आपके मीटियोर्स बनते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिर बनती हैं। तो एक तरह से अगर हम माने तो जो आपका अर्थ के इंटीरियर का जो मटेरियल है और ये जो मीटियोर्स हैं या एस्टेरॉइड्स हैं, इनका जो मटेरियल वो लगभग सेम है। तो यानी अगर हम मीटियोर्स को स्टडी करें तो हम अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या और नई चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या नए मटेरियल हो सकते हैं, हम इनको वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपकी ग्रेविटेशनल अनोमली। अब देखिए, आपको पता है कि जो भी कोई ह्यूमन है या जो भी सारी चीज़ें, अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट पर एक ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो आपके फोर्स का फॉर्मूला होता है F = G m1m2/r², यानी दोनों बॉडी का जो मास है उस पर डिपेंड करता है कि क्या फोर्स लगने वाला है। अगर आप देखिए इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन में खड़े हैं तो वहाँ पर जो क्रस्ट की थिकनेस है वो सिर्फ 50 किलोमीटर्स तक है। तो वहाँ पर जो हम अगर कैलकुलेट करेंगे आपकी ग्रेविटी की वैल्यू तो वो डिफरेंट आएगी। बट अगर आप हिमालयास की बात करें तो वहाँ पे जो क्रस्ट की थिकनेस है वो अप टू 100 किलोमीटर्स तक भी है ना, 100 किलोमीटर्स तक भी है।
तो यानी अगर कोई इंसान हिमालयास पे खड़ा है और उस पर अगर हम आपके जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू वहाँ पे डिफरेंट आएगी। और इसी चीज़ को यहाँ पे जो टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं ग्रेविटी एनोमली, यानी जो ग्रेविटी है वो हर जगह पर डिफरेंट डिफरेंट आती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अर्थ की क्रस्ट है उसकी जो डेंसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स है जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि आपके अर्थ का इंटीरियर आखिर है कैसा। नेक्स्ट जो यहाँ पे सोर्सेज है वो है आपके मैग्नेटिक सर्वेस। देखिए, जो आपको पता होगा जो हमारी अर्थ है वो एक मैग्नेट है, बहुत बड़ी मैग्नेट, ठीक है, जिसके अंदर क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हैं वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते तो अर्थ एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगता है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही हैं उनसे भी हमें पता चलता है कि अर्थ की इंटीरियर में आखिर कौन कौन से मटेरियल प्रेजेंट है। लास्ट जो यहाँ पे हम बात करें आपके इनडायरेक्ट सोर्सेज की वो हैं आपके सिस्मिक वेव्स, यानी जब भी आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है किसी फोकस से, उसे ना एक सिस्मोग्राफ नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज़ करते हैं वो इन सारी वेव्स को कैप्चर करता है और हमें एक डेटा प्रेजेंट करता है, जिसको स्टडी करके हम ये पता लगा पाते हैं कि आखिर डिफरेंट डिफरेंट एनोमलीज डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में क्या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो ये हुआ आपके सोर्सेज के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं आपके अर्थक्वेक की, ठीक है। अब हम कम्प्लीटली समझेंगे कि आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट कैसे होता है। फिर जब अर्थक्वेक होता है तो वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वो जो वेव्स वहाँ से निकलती हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आपकी जाती हैं जो आपके सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। अब देखिए अर्थक्वेक आखिर आता क्यों है। तो जो आपकी अर्थ क्रस्ट है, आपको पता है कि जैसे जैसे आप नीचे चलते चले जाएंगे अर्थ क्रस्ट के अंदर तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता चला जाता है। तो यानी एक जगह पर वहाँ पे एनर्जी इकट्ठी हो रही है, पर जैसे ये एनर्जी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहाँ पे प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब इस एनर्जी को रिलीज़ होना पड़ता है यहाँ से, और ये एनर्जी आपकी रिलीज़ कहाँ से होती है? आपकी किसी फॉल्ट के अलोंग, या फिर कई बार तो अर्थक्वेक इतने ज़्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं कि वो पूरे की पूरे जो सरफेस है उसे ही क्रैक करके एक वहाँ पे नया फॉल्ट क्रिएट कर देते हैं। तो जो आपका मेन पॉइंट है यानी फोकस, जहाँ से ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसे हम आपका कहते हैं फोकस, या फिर कहते हैं आपका हाइपोसेंटर। और ये जो मेनली आपका जो फोकस होता है वो आपके एस्थेनोस्फेयर में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट वेव्स यानी सभी डायरेक्शन में जो ये एनर्जी है वो रिलीज़ होने लग जाती है। और इसी जहाँ फोकस के ऊपर जो सबसे करीब, या आप बोल सकते हैं जो परपेंडिकुलर जो पॉइंट होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट फील होता है, उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। अब देखिए एपिसेंटर पे जो भी ऊपर स्ट्रक्चर होते हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यहाँ पे फेस करते हैं। ऐसा आखिर देखिए होता क्यों है? अगर देखिए कोई यहाँ पे एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हो रही है और ये जो वेव है अगर सिर्फ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो उस वेव में ज़्यादा एनर्जी है, और जब वो वेव सरफेस पे जाएगी तो वहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी। लेकिन अगर आप साइड वाली वेव की बात करें तो ये एक लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यानी जब तक वो अपने सरफेस को हिट करेगी तब तक वो एक लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो उसकी बहुत सारी एनर्जी वहाँ तक ट्रैवल करने में ही डेसिपिएट हो चुकी है। जब आपका अर्थक्वेक आता है तो हम दो तरह की वेव्स को जो आपका सिस्मोग्राफ है वो रिकॉर्ड करता है। एक होती हैं आपकी बॉडी वेव्स और एक होती हैं आपकी सरफेस वेव। तो अब देखिए इन दोनों वेव्स को हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए बॉडी वेव्स आपकी वो वेव्स हैं जो आपकी अर्थ की जो बॉडी है यानी अर्थ क्रस्ट में जो ट्रैवल कर रही हैं वो बॉडी वेव्स हैं। पर जब ये बॉडी वेव्स आपके अर्थ क्रस्ट का जो सरफेस है उससे टकराती हैं तो फिर ये सरफेस वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। आपकी वो जो बॉडी वेव्स है वो भी दो टाइप की होती हैं, एक होती हैं आपकी प्राइमरी वेव्स और एक होती हैं आपकी सेकेंडरी वेव्स। अब देखिए प्राइमरी वेव्स को प्राइमरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड होती हैं, यानी इनकी जो स्पीड है वो फास्ट होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ये जो आपकी वेव है आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही मीडियम में फास्टर ट्रैवल कर सकती हैं। इसके अलावा जो आपकी सेकेंडरी वेव्स हैं ये सेकेंड आती हैं जो सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड होती हैं, यानी इनकी जो स्पीड है जो आपकी प्राइमरी वेव से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि ये जो वेव्स हैं ये सिर्फ आपके सॉलिड में ही ट्रैवल कर सकती हैं और लिक्विड और गैस में ये वेव जो है ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। यही एक मेजर आपका रीज़न भी बनता है कि कई बार जब आपके अर्थक्वेक्स आते हैं तो वहाँ पे एक शेडो जोन्स भी बनते हैं।
आने वाली स्लाइड्स में हम इनके जो शेडो जोन्स बनते हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी सरफेस वेव की। देखिए जैसे ही आपकी जो बॉडी वेव्स हैं अर्थ के सरफेस पे पहुँचती हैं तो एक दूसरी टाइप की वेव्स होती हैं जो जनरेट करती हैं, जिन्हें हम सरफेस वेव्स बोलते हैं। और ये जो आपकी सरफेस वेव्स होती हैं, इन्हीं की वजह से जो आपका डिस्ट्रक्शन होता है, जो आपकी बिल्डिंग्स कोलैप्स होती हैं, इसी वजह से होती हैं। ठीक है, अब ये जो वेव्स आपकी ट्रैवल करती हैं ना, ये आपकी एस वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रही हैं, यानी ये स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करती हैं। और जब ये इस तरह से ट्रैवल करती हैं तो आपकी ग्राउंड बहुत तेज़ से यहाँ पे वाइब्रेट करता है, और जो भी उसके ऊपर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बना है या कोई भी स्ट्रक्चर है वो वहाँ पे टूटकर बिखर जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपके शैडो जोन्स की। जो आपकी प्राइमरी वेव्स है उनका अलग शैडो जोन बनता है, जो आपकी सेकेंडरी वेव्स हैं उनका अलग शैडो जोन बनता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपकी प्राइमरी वेव्स है ना वो आपके तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट जो आपकी सेकेंडरी वेव्स है वो सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती हैं। इसी की वजह से हमें ये पता चलता है कि जो आपका आउटर कोर है, अब देखिए आगे वाली स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट लेयर्स कैसे डिवाइडेड हैं, पर जो ये देखिए यहाँ पे ये आपका आउटर कोर है और ये है आपका इनर कोर। तो यानी आपका जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है ना। अगर मान लीजिए ये भी यहाँ पे भी सॉलिड फॉर्म में होता तो ये वाली जो आने वाली रेज है ना, ये इससे भी पास हो जाती और यहाँ पे शैडो जोन नहीं बनता। लेकिन जब आपकी एस वेव हमें सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड होती हुई दिखती हैं तो वो सिर्फ 103 डिग्री तक ही डिटेक्ट होती हैं और उसके बाद वो डिटेक्ट होना बंद हो जाती हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, अब देखते हैं आपके जो प्राइमरी वेव्स हैं उनका शैडो जोन हमें क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है। जो आपका प्राइमरी अब हमने देखा कि अगर मान लीजिए जो आपकी प्राइमरी वेव्स हैं वो तो तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं, तो इनका तो जो शैडो जोन है वो नहीं बनना चाहिए था। बट यहाँ पे हम जब सिस्मोग्राफ को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि 103 डिग्री से लेके 142 तक यहाँ पे हमें एक जो है जो शैडो जोन है वो बनता हुआ दिखाई देता है। देखिए आपने अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यानी कोई भी वेव अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो या तो रिफ्रैक्ट हो जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो फिनोमेना हम ऑब्जर्व करते हैं वो है आपका रिफ्रैक्शन का। यानी जैसे ही वेव एक मीडियम से, जैसे कि आपकी जो क्रस्ट है वो मान लीजिए सॉलिड है, लेकिन हमें पहले ही जो एस वेव है उनसे पता चल चुका है जो आपका आउटर कोर है ना वो लिक्विड की फॉर्म में है। तो यहाँ पे जब सॉलिड से लिक्विड में लाइट ये वेव ट्रैवल करती हैं तो ये बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल यानी रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। इस वजह से ये अंदर की तरफ बेंड हो जाती हैं और यहाँ पे जो एरिया क्रिएट कर रही है यहाँ पे हमें कोई भी वेव डिटेक्ट नहीं होती है और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, आपके शैडो जोन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो टाइप्स देख लेते हैं आपके अर्थक्वेक के, क्या क्या टाइप्स होते हैं, यानी क्या क्या तरीके से अर्थक्वेक आ सकते हैं। एक होते हैं आपके टेक्टोनिक, जो कि मोस्ट कॉमन आपके अर्थक्वेक है ना, कि जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स का कॉन्सेप्ट है आपका, जो आने वाली जो थ्योरी है, टेक्टोनिक प्लेट एक थ्योरी है, आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें हम कवर करेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। दूसरे हो सकते हैं आपके वोल्केनिक, यानी कहीं पे ज़रूरी नहीं है कि एक ही फिनोमेना हो रहा है कि वोल्केनिज्म हो रहा है और अर्थक्वेक नहीं हो रहा है। जब वोल्केनिज्म होता है तो कई बार वहाँ पे अर्थक्वेक भी जनरेट होते हैं, कई बार सुनामीज़ भी जनरेट हो जाती है ना। कई बार आपके कोलैप्स की वजह से भी यहाँ पे अर्थक्वेक यहाँ पे फील हो सकता है। कोलैप्स ये होते हैं मैन मेड, ये हो सकता है मैन मेड रीज़न की वजह से, मान लीजिए या तो कोई माइन मतलब नेचुरल फैक्टर्स की वजह से कोलैप्स हो गई है, या कई बार मतलब वहाँ पे डायनामाइट्स वगैरह लगाकर भी माइंस को वहाँ पे उड़ा दिया जाता है, तो उस वजह से भी जो आपका ग्राउंड है वो शेक करने लगता है, उसे भी एक टाइप का आप अर्थक्वेक मान सकते हैं। या फिर एक्सप्लोजन की वजह से, मान लीजिए कहीं पे कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया या फिर कोई केमिकल ब्लास्ट हुआ है तो उस वजह से भी यहाँ पे अर्थक्वेक फील हो सकता है। या फिर रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड, यानी कई बार ऐसा होता है कि जो आपके लार्ज डैम्स है वो कोलैप्स कर जाएं तो यहाँ पे ऐसा फील हो सकता है कि कोई अर्थक्वेक जनरेट हुआ है। अब हम आपके जो अर्थक्वेक है इसे मेजर कैसे करते हैं। मेजरली हम दो स्केल्स को यूज़ करते हैं, एक है आपका रिक्टर स्केल और दूसरा है आपका मर्सली स्केल। जो आपका रिक्टर स्केल है ना, ये आपके जो अर्थक्वेक का एम्पलीट्यूड है ना उसे यहाँ पे मेजर करता है और ये हमें बताता है किस स्केल का यहाँ पे अर्थक्वेक का, यानी ये मैग्नीट्यूड को कैप्चर कर रहा है, यानी कितनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। और इसमें जो रीडिंग होती है वो 0 से लेके 10 तक है और ये एक लॉगरिथमिक स्केल है।
लॉगरिथमिक स्केल का मतलब है यानी अगर हम 1 से 2 की तरफ जाते हैं तो ये 10 टाइम्स को डिनोट कर रहा है। अगर हम 2 से 3 की तरफ जाएंगे तो यानी ये पूरा अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 100 टाइम्स यहाँ पे मैग्नीट्यूड को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका स्केल है वो है आपका मर्सली स्केल। मर्सली स्केल पे जो हम इंटेंसिटी को ये हमें कैलकुलेट करके बताता है। इंटेंसिटी मतलब कि किसी भी अर्थक्वेक के आने से कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, कितनी जाने गई या फिर कौन सी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई, इन सब चीज़ों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसे हम इंटेंसिटी बोलते हैं। और ये जो स्केल है ये 1 to 12 की रीडिंग हमें यहाँ पर बताता है, यानी कितना डैमेज हुआ है बेसिकली वो ये हमें बता रहा है। अब देखिए, कोई भी अर्थक्वेक आएगा तो उसका सिस्मोग्राफ पे डिफरेंट जगहों पर रिक्टर स्केल पर अगर हम रीडिंग देखेंगे तो वो हमें सेम मिलेगी, है ना, क्योंकि वो तो एम्पलीट्यूड को मेजर कर रहा है। लेकिन अगर हम मर्सली स्केल देखेंगे तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट होगा, चाहे सेम स्केल का ही अर्थक्वेक क्यों ना आया हो। अगर हम जापान की बात करें तो जापान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन्हीं अर्थक्वेक रेजिलिएंट टेक्निक्स को यूज़ करके बनाया गया है। यानी अगर मान लीजिए वहाँ पे 8 लेवल का रिक्टर स्केल का लेवल का अगर अर्थक्वेक भी आता है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा एज़ कम्पेयर, जैसे अगर आपने देखा नेपाल में अगर सेम स्केल का जब यहाँ पे अर्थक्वेक आया था बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। यानी जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट हो सकती है आपके डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपके डिफरेंट जो लेयर्स हैं अर्थ में, जो हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, आपके क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है ना। तो देखिए टोटल अगर हम अर्थ के रेडियस की बात करें तो वो है अराउंड आपका 6378 किलोमीटर्स। तो अगर हम क्रस्ट की बात करें तो 0 to 100 किलोमीटर तक आपका क्रस्ट है, फिर 100 किलोमीटर से लेकर अप टू 2900 किलोमीटर्स आपका मेंटल है, और उसके बाद जो है आपका अप टू 6378 किलोमीटर तक आपका कोर यहाँ पे रिलाई करता है। लेकिन जो अर्थ क्रस्ट है उसमें भी डिफरेंट लेयर्स हैं, तो उनको हम यहाँ पे डिटेल में एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो आपका अपर क्रस्ट है यानी जो आपका पूरा क्रस्ट है और जो आपका अपर मेंटल है ये मिलकर बनाता है आपका लिथोस्फेयर की लेयर। अब देखिए ये जो लिथोस्फेयर है ये है आपकी ब्रिटल लेयर, यानी इसे ईजिली से तोड़ा जा सकता है, और ये है आपकी सॉलिड फॉर्म में। इसके बाद जो आपका ये अपर मेंटल है, अपर मेंटल में ना ये जो स्पेस आपको दिख रहा है जिसे हम स्टेनोस्फेयर कह रहे हैं, ये होता है आपका सेमी मोल्टन स्टेट में। सेमी मोल्टन स्टेट में क्यों है ये? क्योंकि आपको हमने स्टार्टिंग में भी हमने देखा था कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर डीपर चलते जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है यहाँ पे प्रेजेंट जो मेटल है वो मेल्ट होने लगते हैं, और इस वजह से जो आपका स्टेनोस्फेयर है वो आपको सेमी मोल्टन स्टेट में देखने को मिलता है। लेकिन जो आपका लोअर मेंटल है, लोअर मेंटल आपको किस स्टेट में देखने को मिलता है? लोअर मेंटल आपको देखने को मिलता है आपके सॉलिड स्टेट में। अब ऐसा क्यों है? टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर ये सॉलिड फॉर्म में हमें कैसे मिलता है? क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ ना आपका यहाँ पे प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं आपको नॉर्मली एग्जांपल देके समझाऊं, जैसे हम सभी को नॉर्मली पता होगा एलपीजी क्या होता है आपका, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी जितना आप गैस पे प्रेशर लगाते जाएंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर लिक्विड में हम इतना ज़्यादा प्रेशर कर देंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेंटल के जो लोअर मेंटल का केस है उसके साथ आपका यही हो रहा है। स्टेनोस्फेयर का जो भी प्रेशर आ रहा है या ऊपर जो उसके क्रस्ट है पूरा का पूरा प्रेशर आपके इस लोअर मेंटल पे आता है, जिस वजह से वो सॉलिड स्टेट में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और सिस्मोग्राफ से आपके हमने कोर के बारे में पढ़ा था कि जो आपका आउटर कोर है वो आपका लिक्विड स्टेट में है और जो आपका इनर कोर है वो आपका सॉलिड स्टेट में है। अब देखिए यहाँ पर लिक्विड स्टेट में होने का सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इस लेयर में ना आपको जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जिस वजह से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो अलग यानी बहुत ही ज़्यादा हीट की यहाँ पे रेडिएशन को एमिट करते हैं, जिस वजह से जो आपका आउटर कोर है ना इतने ज़्यादा प्रेशर के बाद भी यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका कवर करेंगे वोल्केनिज्म के टॉपिक को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू।